कभी सोचा है कि भारत के जो महान महाकाव्य हैं उनकी कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जमीन पर भी लिखी गई हैं। तो चलिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक सफर पर और देखते हैं कि कैसे इस राज्य का कोना कोना रामायण और महाभारत की गूंज से भरा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश का एक नक्शा आखिर भारत के महाकाव्यों की कहानी बताता कैसे है। इसी का पता लगाने के लिए हम 3 खास जगहों पर फोकस करेंगे जो इन प्राचीन कथाओं के बिल्कुल दिल में बसी हैं और आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हैं। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसा पवित्र शहर जिसका नाम रामायण महाकाव्य की आत्मा से जुड़ा हुआ है। देखिए, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, इसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रामायण के मुताबिक ये राजा दशरथ के शक्तिशाली कौशल साम्राज्य की शानदार राजधानी भी थी। मतलब उस दौर में धर्म और राजकाज का एक बहुत बड़ा सेंटर था ये। तो अगर एक लाइन में कहें तो जब भी कोई अयोध्या के बारे में सोचता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है राम जन्मभूमि। यही इस शहर की असली पहचान है, एक ऐसा सच जिसने सदियों से इसके इतिहास और इसकी संस्कृति को एक शक्ल दी है। चलिए अब रामायण की दुनिया से निकलकर महाभारत के दौर में चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है हस्तिनापुर, वो जगह जो कौरवों और पांडवों की महागाथा का पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। हस्तिनापुर, हाँ, वही जो आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, उस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी जिस पर कौरवों और पांडवों दोनों का दावा था। ये राजा धृतराष्ट्र और पांडु का राज्य था और कह सकते हैं कि यहीं पर महाभारत के उस भयानक युद्ध के बीज बोए गए थे। तो हस्तिनापुर का मतलब ही है महाभारत काल की राजधानी। बस एक ये लाइन इस शहर के पूरे ऐतिहासिक और महाकाव्यात्मक महत्व को समझाने के लिए काफी है। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें ले चलता है मथुरा, वो मनमोहक भूमि जहां भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं हुई, मतलब उनके अद्भुत और चमत्कारी कार्य। मथुरा शहर, जो मथुरा जिले में ही है, भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में पूजा जाता है। पवित्र यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर आज भी कृष्ण की बाल लीलाओं और उनके दिव्य चमत्कारों की कहानियों से गूंजता रहता है। मथुरा की पहचान क्या है? बिल्कुल सीधी और सरल, ये है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। यही एक रिश्ता इस शहर की पहचान और आध्यात्मिकता का केंद्र है। तो ये थे वो 3 बड़े महत्वपूर्ण स्थान। अब चलिए फटाफट से इन सारी जानकारियों को एक साथ देख लेते हैं ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। देखिए कितना आसान है याद रखना। राम जन्मभूमि मतलब अयोध्या, कौरव पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर और कृष्ण जन्मभूमि जाहिर है मथुरा। हमारे महाकाव्य इतिहास के ये 3 मजबूत स्तंभ और तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के नक्शे पर मौजूद हैं। अच्छा, तो अब जब हमने इन जगहों के बारे में जान लिया है तो क्यों न एक छोटी सी क्विज से अपनी याददाश्त को परखा जाए। देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये रहा, भगवान राम की जन्मभूमि कौन सा स्थान है? और सही जवाब है अयोध्या। क्या बात है, शानदार शुरुआत। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। कौरवों और पांडवों की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल सही, वो जगह थी हस्तिनापुर। ठीक है, सवाल नंबर 3, श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है? और इसका उत्तर है मथुरा। एकदम सही जवाब। और ये रहा आखिरी सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हस्तिनापुर आज के समय में किस जिले में स्थित है? सही जवाब है मेरठ, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 शहर ही भारत के महान महाकाव्यों की पूरी कहानी कह देते हैं। पर ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन बड़े और मशहूर शहरों के अलावा और न जाने कितनी अनकही कहानियां, कितने राज उत्तर प्रदेश की जमीन में दबे होंगे, बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी अनोखी जगह की जहां भारत की किस्मत एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिखी गई। ये कहानी है चौसा और बक्सर की उन 2 लड़ाइयों की जो लड़ी तो एक ही जमीन पर गईं, पर उनके नतीजों ने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या जमीन का एक ही टुकड़ा इतिहास का रुख 2-2 बार मोड़ सकता है? सुनने में अजीब लगे, लेकिन बिहार में बक्सर के पास की जमीन ने ठीक यही किया।
चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टाइम में पीछे, लगभग 500 साल पीछे। समझते हैं पहली कहानी को। ये वो लड़ाई थी जिसने एक बहुत ताकतवर बादशाह को घुटनों पर ला दिया था और एक बिल्कुल नए साम्राज्य का रास्ता खोल दिया था। ये है चौसा की कहानी। हाँ, तो बात है साल 1539 की। मैदान में एक तरफ थे मुगल जो पहले से ही सत्ता में थे और दूसरी तरफ थे उन्हें चुनौती देने वाले अफगान। जंग का मैदान था चौसा और नतीजा एक ऐसी जीत जिसने सबको सच में हैरान कर दिया। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सल्तनतों की नहीं थी, ये दो लोगों की टक्कर थी। एक तरफ थे मुगल बादशाह हुमायूं, जिनके पास विरासत की ताकत थी, और दूसरी तरफ एक बहुत ही एम्बिशियस योद्धा शेर खां, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। और ये हार कितनी बड़ी थी, जरा सोचिए। एक मुगल बादशाह हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ गया। उस दौर के लिए ये एक अविश्वसनीय, मतलब यकीन न करने वाली घटना थी। और इस एक लड़ाई का असर देखिए, शेर खां बन गया शेर शाह सूरी। मुगलों की सत्ता की जड़ें हिल गईं और इसने 1540 में कन्नौज की आखिरी लड़ाई के लिए स्टेज तैयार कर दिया, जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ही जाना पड़ा। अब कहानी में आता है एक बहुत लंबा गैप, पूरे 225 साल बाद। उसी ऐतिहासिक जमीन पर एक बार फिर जंग का मैदान सजा, लेकिन इस बार का दुश्मन कोई अंदर का नहीं था, बल्कि एक बाहरी ताकत थी। ये थी बक्सर की लड़ाई, जिसने भारत में ब्रिटिश राज की कहानी की शुरुआत की। तो अब हम आ चुके हैं साल 1764 में। इस बार मैदान में एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ भारत के 3 बड़े शासकों की मिलीजुली फौज। जगह वही बक्सर, लेकिन नतीजा एक बार फिर बेहद चौंकाने वाला था। और ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सब एक साथ थे। ये एक बहुत बड़ी ताकत थी, पर फिर भी हेक्टर मुनरो की सेना के आगे टिक नहीं सकी। इस जीत का जो सबसे बड़ा इनाम था, वो था दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी अधिकार क्या चीज़ है? बहुत सिंपल शब्दों में समझें तो ये अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी लगान वसूलने और सिविल मामलों में फैसले करने का हक था। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, असली ताकत। तो बक्सर की हार के बाद क्या हुआ? 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इसी संधि से अंग्रेजों को मिले दीवानी अधिकार, और बस यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक सिर्फ व्यापार करती थी, वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई। असल में यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी। तो चलिए अब इन दोनों लड़ाइयों को एक साथ रख कर देखते हैं। आखिर इन्हें इतिहास का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? देखिए, दोनों लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा फर्क था। चौसा की लड़ाई वो एक अंदरूनी लड़ाई थी, सत्ता के लिए। मतलब राजा बदला, लेकिन राज करने का तरीका नहीं। मुगल गए, सूर आ गए। लेकिन बक्सर ने तो खेल ही बदल दिया। ये एक बाहरी ताकत का कब्जा था जिसने सिर्फ राजा नहीं, पूरी की पूरी शासन व्यवस्था ही बदल डाली। इसे ऐसे समझ सकते हैं, चौसा की लड़ाई ने यह तय किया कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने खुद सिंहासन का मतलब ही बदल दिया। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब फटाफट से 3 सबसे जरूरी बातें याद कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए भी काम आएंगी। पॉइंट नंबर 1, चौसा की लड़ाई 1539। किसने हराया? शेरशाह सूरी ने। किसको? मुगल बादशाह हुमायूं को। पॉइंट नंबर 2, बक्सर की लड़ाई 1764। इसमें कौन जीता? अंग्रेज। और हारे कौन? भारतीय शासकों की मिलीजुली सेना। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि से मिले दीवानी अधिकार। ये शब्द याद रखना है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? और इसका जवाब है शेरशाह सूरी। बिल्कुल सही। ठीक है, अगला सवाल, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? जी हां, वो था हेक्टर मुनरो। तो हमने देखा कि कैसे एक ही जमीन दो अलग अलग समय पर हिंदुस्तान की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती है। एक लड़ाई ने एक वंश को बदला तो दूसरी ने पूरे देश के भविष्य को। यह सोचने वाली बात है ना, कि इतिहास का अगला बड़ा मोड़ कहां और कैसे लिखा जाएगा। नमस्कार। 1857 की क्रांति,
एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी क्रांति के दो बहुत ही अहम केंद्रों, कानपुर और लखनऊ, और वहां के हीरोज की कहानी को जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के इन दो बड़े शहरों में 1857 की क्रांति की कमान असल में किसके हाथों में थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कानपुर। उस समय कानपुर विद्रोह की आग में कह सकते हैं सुलग रहा था। और कानपुर में इस विद्रोह का चेहरा कौन थे? वो थे नाना साहेब। उनका नाम कानपुर के संघर्ष का दूसरा नाम बन गया। तो नाना साहेब ने ही कानपुर में क्रांति का बिगुल फूंका था। अब वजह क्या थी? वजह थी अंग्रेजों का एक फैसला। उन्होंने नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी थी। देखिए, ये पेंशन उन्हें मिलती थी क्योंकि वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे, और पेशवा मतलब मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे उनके सम्मान पर हमला था। और इसे वो कैसे बर्दाश्त करते? बस उन्होंने विद्रोह का ऐलान कर दिया। जनरल हैवलॉक और कैम्बेल जैसे बड़े ब्रिटिश कमांडरों से लोहा लिया और कुछ समय के लिए तो कानपुर को अपने कंट्रोल में भी ले लिया था। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी 1857 और कानपुर का नाम साथ में आए तो एक ही नाम दिमाग में आना चाहिए, नाना साहेब। बस, इससे आसान तरीका नहीं है इसे याद रखने का। अच्छा, कानपुर की कहानी तो हो गई। अब यहां से निकलते हैं और चलते हैं लखनऊ की तरफ, उस जमाने में जिसे अवध कहते थे। और यहां पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहां संघर्ष की कमान एक बहुत ही हिम्मत वाली महिला के हाथ में थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल की। उन्होंने सिर्फ लीड ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए होंगे। सोचिए, बेगम हजरत महल ने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ पूरी आवाम को एक कर दिया। उनका लीडरशिप का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि किसान, जमींदार, सिपाही सबके सब एक साथ आ गए। यही वजह है कि लखनऊ में अंग्रेजों को सबसे तगड़ा और सबसे लंबा प्रतिरोध झेलना पड़ा। सच में 1857 की क्रांति में महिला नेतृत्व का इससे बड़ा उदाहरण मिलना मुश्किल है। तो लखनऊ के लिए की पॉइंट क्या है? बिल्कुल, जब लखनऊ का जिक्र हो तो लीडरशिप का मतलब है बेगम हजरत महल। तो अब तक हमने दो शहरों और दो जबरदस्त लीडर्स की कहानी सुनी। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों के संघर्ष में क्या कुछ एक जैसा था और क्या अलग था। अच्छा, अब ये जो आमने सामने की तुलना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है कानपुर, दूसरी तरफ लखनऊ। लीडरशिप में कानपुर से नाना साहेब और लखनऊ से बेगम हजरत महल। और इंपॉर्टेंस, देखिए, दोनों ही विद्रोह के गढ़ थे, इसमें कोई शक नहीं। पर एक बड़ा फर्क है, कानपुर का संघर्ष कह सकते हैं थोड़ा पर्सनल था, पेंशन के मुद्दे से जुड़ा हुआ, जबकि लखनऊ की लड़ाई वो पूरे अवध की आज़ादी और उसके सम्मान की लड़ाई बन गई थी। तो चलिए, अब तक जो भी बात हुई है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कुछ सवालों के साथ। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए। पहला सवाल बहुत सीधा है, 1857 में कानपुर की कमान किसके हाथ में थी? और जवाब है नाना साहेब। ओके, अगला सवाल, लखनऊ में क्रांति को कौन लीड कर रहा था? और सही जवाब है बेगम हजरत महल। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? जवाब है उनके बेटे बिरजिस कद्र। और ये रहा आखिरी सवाल, 1857 के संग्राम में महिला शक्ति का या कहें महिला नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? इसका जवाब भी बेगम हजरत महल ही हैं। उनका साहस और लीडरशिप आज भी मिसाल है। तो देखिए, नाना साहेब और बेगम हजरत महल ये सिर्फ इतिहास की किताबों के दो नाम नहीं हैं, ये प्रतीक हैं हिम्मत के, लीडरशिप के और अपने हक के लिए खड़े होने की जिद के। आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल के साथ, इन हीरोज की जो विरासत है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, ये सोचने वाली बात है।